नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पार्ट बी में जो स्कीम्स थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है कंपोनेंट उसका, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले जो अपनी 7 स्कीम्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज की जो हमारी तो 8वीं और जो लास्ट स्कीम जो अपने सिलेबस में दी हुई है, स्वच्छ भारत मिशन, उसका भी जो अपना शहरी कंपोनेंट है उसकी बात हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो चश्मा लगा हुआ है, उसमें स्वच्छ भारत दिख रहा है कि मतलब इस मिशन के बाद में जब इस मिशन का आप पर चश्मा लग जाएगा तो आपको भारत हर जगह से स्वच्छ ही स्वच्छ दिखेगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो ये काफी अच्छी स्कीम थी गवर्नमेंट की, जिससे मतलब कि स्वच्छता जो क्षेत्र में काफी मतलब कि काम हुआ। तो इस स्कीम को हम डिटेल में देख लेते हैं, एक एक जो फैक्चुअल चीजें जो हमारे काम में आने लायक है एग्जाम में। ठीक है, बाकी चीजों पर गौर न करते हुए जो अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, जो फैक्ट्स है, उनको हमें याद करना है और अपने को अपना एग्जाम क्लियर होने से मतलब रहना चाहिए। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका पहले जो स्कीम चलती थी एक निर्मल भारत अभियान नाम से। किस नाम से? निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान। निर्मल का मतलब भी यही होता है कि स्वच्छ, जहां पर मल ना हो, निर्मल। ठीक है, निर्मल भारत अभियान नाम से स्कीम चलती थी। इस जो स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसकी घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को क्या? 15 अगस्त तो अपना स्वतंत्रता दिवस है। उस समय प्रधानमंत्री देश को कहां से संबोधित करते हैं? लाल किले से संबोधित करते हैं। और 26 जनवरी पर जो अपना राजपथ है, जिसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, वहां से संबोधित करते हैं। तो 15 अगस्त 2014 को जब मुख्य प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले से इसकी घोषणा की थी। और उसके बाद में राजघाट से 2 अक्टूबर क्या होती है? गांधी जयंती। गांधी जयंती के दिन 2014 को राजघाट से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? देखो, 2 अक्टूबर 2019 तक, मतलब कि 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक, ये 5 साल का पहले टारगेट रखा गया था। ठीक है, कितने साल का? 5 साल का टारगेट रखा गया था, जिसमें शहरी क्षेत्र में खुले में मतलब कि जो सोच मुक्त बनाने के सबसे पहला टारगेट कौन सा था? सोच मुक्त बनाना, मतलब कि खुले में सोच मुक्त बनाना। ठीक है, ओडीएफ, ओपन डिफिकेशन फ्री सिटीज बनाना। ठीक है, और दूसरा जो अपना उद्देश्य क्या था कि ठोस कचरा है ना, जो सॉलिड वेस्ट है, उसके मैनेजमेंट के लिए उसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, और एक लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना। देखो, एक बात होती है, जैसे कि आपने गांव में या शहरों में ना, मतलब कि बात वॉशरूम बना दिया आपने, शौचालय बना दिए, वहां पर टॉयलेट्स तो बना दिया आपने, लेकिन जब तक लोग मतलब कि उसके लिए जागरूक नहीं होंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा ना, कि मतलब कि गांव में अभी भी मतलब कहीं कहीं जगह देखा जाता है कि लोग सुबह सुबह एकदम लाइन लगी रहती है, लोटा पकड़ के एकदम जा रहे हैं, तो उनके जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी स्कीम अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट, अपना 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो इसका एक कंपोनेंट जो ऑब्जेक्टिव में रखा गया कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन भी हमें करना है। अपना पहला उद्देश्य कौन सा था कि खुले में जो सोच मुक्त है शहर, उनको बनाना। उसके बाद जो शहरों में ठोस कचरा होता है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना, और तीसरा उनके व्यवहार में परिवर्तन करना। उसके बाद बात आती है इसके मुख्य घटकों की बात। तो सबसे पहला अपना जो घटक कौन सा था? खुले में सोच मुक्त बनाना। ठीक है, खुले में सोच मुक्त बनाना। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी जब स्वच्छ भारत मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन से पहले, कि लोग मतलब कि टॉयलेट नहीं थे घरों में, या फिर बाहर मतलब शौच के लिए जाते थे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी अपने कि खुले में जो शौच के लिए जा रहे हैं लोग, उनको कम करना, उसको खत्म करना। तो सबसे पहला कंपोनेंट अपना हो गया ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना सिटीज को। ठीक है, तो इसमें भी देखो अब इसको कैसे बनाया जा सकता है, मतलब आप इसको ऐसे इंटरलिंक कर सकते हो कि खुले में शौच मुक्त बनाना है किसी शहर को, किसी जगह को, तो एक तो आपको वहां पर शौचालयों का निर्माण करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो घरेलू शौचालय, मतलब हर एक घर के लिए शौचालय बनाने के लिए मतलब कि प्रेरित करना लोगों को। तो सबसे पहला सब कंपोनेंट कौन सा हो गया? घरेलू शौचालयों का निर्माण करना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स, IHHL। ठीक है, IHHL इसका पहला सब कंपोनेंट है। इसके तहत क्या हुआ? देखो, 12,000 रुपए का आपको एक लेट्रिन बनाने पर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 12,000 रुपए केंद्र सरकार 4,000 रुपए देगी, राज्य सरकार 4,000 रुपए देगी, और जो शहरी निकाय है वो 4,000 रुपए इसमें देगा। ठीक है, तो टोटल 12,000 रुपए हो गए
केंद्र सरकार 4000, राज्य सरकार 4000 और शहरी निकाय 4000। उसके बाद दूसरा सब कंपोनेंट रहता है कि मतलब घरों में तो चलो ठीक हो गया, देखो कई कच्ची बस्तियां हैं, घनी बस्तियां हैं, वहां पर घरों का साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, घरों का साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है, तो वहां पर उन क्षेत्रों में क्या होगा, आप हर एक घर में आप मतलब टॉयलेट नहीं बना सकते वहां पर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रावधान रखा गया, ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट, सिटी, इसको याद रखना आप, सिटी याद रखना, आगे भी आएगा, ठीक है, तो घनी और कच्ची बस्तियां हैं उनमें, ठीक है, वहां पर भी हो गया। अब आप चलो ठीक है कहीं पर मतलब कि घूमने जा रहे हो, बस या रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, वहां पर आपके घर वाला लेटरिन तो काम में आएगा नहीं, या फिर मतलब कच्ची बस्तियों में भी आप नहीं जाओगे, तो वहां एक बना दिया अपना सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन पर, ठीक है। तो भाई अपना इसकी प्रॉब्लम के लिए तो हमने तीन सब कंपोनेंट देख लिए कि खुले में शौच मुक्त को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, कि एक तो उनके घर पर टॉयलेट बना दो, ठीक है, जहां पर मतलब घर छोटे हैं, घनी बस्तियां, स्लम्स है, उनमें आप कम्युनिटी टॉयलेट बना दो, और जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर सार्वजनिक टॉयलेट बना दो, ठीक है, IHHL और इसका PT, ठीक है। 12,000 रुपए की राशि किस पर दी जाएगी, घरेलू शौचालयों पर, और कम्युनिटी और जो पब्लिक टॉयलेट है वो सरकार द्वारा ही बनाए जाएंगे, ठीक है। पहला कंपोनेंट अपना हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट पर चलते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन, ठीक है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए देखो वन एवं जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नियम लाए गए हैं, कब के, 2016 के, ये याद रखना डेट आप, सॉलिड जो ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के, उनकी पालना करने के लिए जो जितने भी निकाय है ना, उनमें मतलब कि प्रबंधन किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता है। एक तो आप मतलब कि किसी सिटी में अगर आप रहते हो तो आपने मतलब देखा होगा कि डोर टू डोर मतलब कि ऑटो ट्रिपर्स आते हैं, स्वच्छ भारत का कर लिया हमने इरादा, ठीक है, ये गाना लगाए हुए मतलब कि घूमती रहती है गाड़ियां, तो मतलब घर घर पर आपके कचरा लेने आ रही है, तो आपको मतलब हर कहीं डालना नहीं है, उस गाड़ी में जाएगा तो वहां पर उसको, जहां पर उसका मतलब कि एक जगह इकट्ठा होगा, उसके बाद उसको सिंथेसाइज सेग्रीगेशन करके मतलब उनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो कचरा है उससे खाद बनाने के लिए, ठीक है, अब जो आपको कचरा मिला, जो मतलब सब्जियों का कचरा है या बाकी कचरा है, तो उसको अलग सेग्रीगेट कर लिया, अब उसका खाद बनाया जा सकता है, जिसमें मतलब उसको रीयूज किया जा सकता है। इसके लिए राजस्थान में 13 प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, कितने, 13 प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, ये याद रखना भाई, कितने, 13 प्रोसेसिंग प्लांट। अब रिकवरी के लिए भी 98 फैसिलिटीज लगी हुई है, कितनी, कचरे के से खाद बनाने के लिए 13, और रिकवरी के लिए जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है वो MRF कितनी है, 98, MRF 98। अब वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी कि मतलब जो वेस्ट है आपका उसको एनर्जी लगाने के लिए प्लांट लगे हुए हैं राजस्थान में 2 जगह, एक तो जयपुर में 6 मेगावाट का, और जोधपुर में 1 मेगावाट का, 6 और 1 मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। अब पार्क में क्या, कंपोस्ट किट बनाने का, और मशीन के माध्यम से जो कचरा है मतलब पेड़ों की पत्तियां वगैरह पड़ी है, जो बाकी कचरा है, उससे खाद बनाना, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट का इस तरीके से हम निदान पा सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों कंपोनेंट देखे, पहले खुले में शौच मुक्त बनाना, और दूसरा ठोस कचरा है उसको मतलब कि उसके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य करना, और तीसरा अपना व्यवहार परिवर्तन था, ठीक है। तो तीनों कंपोनेंट के बारे में हमने डिटेल में देख लिया। अब क्या हुआ, जैसे कि ठोस प्रबंधन के लिए ना टोटल प्रति व्यक्ति तो नगरपालिका को 560 रुपए का अनुदान दिया जाता है, कितने रुपए का, 560 रुपए का अनुदान दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार कितने देती है, 420 और 140 जो बचा हुआ अनुदान है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। अब देखो हम स्वच्छ भारत अभियान पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ चीजें मतलब पता रहनी चाहिए। एक तो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है, जो मतलब कि हाथ से मतलब कचरा ढोने वाले व्यक्ति, ठीक है, तो उनके लिए एक मतलब उनके पुनर्वास के लिए एक अधिनियम लाया गया था 2013 में। इसमें क्या, शहरी क्षेत्र में जो अस्वास्थ्यकारी है, जैसे कि कहीं मतलब कि नाली है तो उसमें वो लीकेज बंद हो गई, तो उसको मतलब कि उसको साफ करने में या फिर कचरा उठाने में, या सर पर रख के जो मतलब कि कचरा ले जाते थे, उनको मतलब उनके लिए एक नियम लाया गया था, जिसमें शहरी अस्वास्थ्यकारी शौचालयों, जल प्रवाह ही शौचालय में परिवर्तन करना, और स्वच्छ कामगारों को मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब कि पुनर्वास करना, यह अधिनियम 2013 का है, ठीक है। एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें जैव विविधता, जो जैव चिकित्सा मतलब कि जो हॉस्पिटल का जो कचरा है, जिसमें दवाइयां या सिरिंज वगैरह है, जो मतलब कि पानी में डायरेक्टली प्रवाहित हो जाता है, तो मतलब वो ज्यादा हजार्डियस होता है लोगों के लिए। अगर आप कहीं पीने वाला पानी वहां से आ रहा है, उसको फिर कितना ही फिल्टर कर लो, उसमें उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो केमिकल कंपोनेंट्स है, जो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया, 8 शहरों में कॉमन जो मेडिकल वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के लिए
मतलब जो 16 जिलों से बायोमेडिकल वेस्ट आता है उसका निस्तारण किया जाएगा। 8 शहरों में 16 जिलों का, ठीक है, 8 शहरों में लगाए हुए प्लांट, तो 16 जिलों से जो बायोमेडिकल वेस्ट आता है उसका निस्तारण वहां किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्वच्छ भारत अभियान के सामने की, प्लास्टिक की, ठीक है। तो आप मतलब इनको ऐसे लिंक करो ना अपने दिमाग में कि स्वच्छता बनानी है तो हमें भाई कचरा क्या क्या दिखता है, ठीक है। सबसे पहले दे भाई खुले में शौच जा रहे हैं, पहला वो कचरा हो गया। फिर सॉलिड वेस्ट पड़ा है, ठीक है। अब हाथ से मेला उठाने वाले हैं तो लोग, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा आपको। अब हॉस्पिटल से जो कचरा आ रहा है उसको भी प्रबंधन करना चाहिए हमें। फिर प्लास्टिक दिख रही है आपको, तो प्लास्टिक के लिए नियम कब आए? 2016 में नियम आए। और जो नगर पालिका अधिनियम आप पढ़ रहे हो उसकी धारा 258 में भी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक पॉलिथीन पर रोकथाम लगाना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। इन स्कीम्स में आपकी जो धाराएं है ना उनको लिंक करते रहोगे तो काफी चीजें तो आपकी लिंकेज हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी अपनी 8 स्कीम है वो शहरी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, या फिर जो स्कीम्स है उनका शहरी कंपोनेंट ही अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो ये 3 नियम हमने देखे कि जो मैनुअल स्कंजर्स है उनके पुनर्वास के लिए जो अधिनियम आया हुआ है वो कब का है? 2013 का। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और 2016 का। और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए 8 शहरों में 16 जिलों से जो मेडिकल वेस्ट आ रहा है उसके निस्तारण के लिए वहां पर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सेंटर बनाए गए। अब देखो, आपको ओडीएफ की हमने बात की थी। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त, ठीक है, खुले में शौच मुक्त। इसका मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, ठीक है। अब ये खुले में शौच मुक्त है, मतलब कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आप मतलब कि आपका शहर है या आपका गांव है वो खुले में शौच मुक्त हो गया है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोसेस दी हुई है कि हाउ यूएलबीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, कि उनको ओडीएफ का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, यूएलबी जहां की मतलब क्षेत्र है, जैसे कि आप रहने वाले हो किसी ए क्षेत्र के, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेते हम, ए क्षेत्र के आप रहने वाले हो, तो सबसे पहले तो मतलब कि आपने खुद ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप ही, भाई हम ओडीएफ हो गए हैं, ठीक है, हम ओडीएफ हो गए हैं। अब क्या होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, एक मतलब बॉडी है उद्योग और वाणिज्य मिनिस्ट्री के अंडर में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो क्या करेगी? एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाएगी, ठीक है। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ IHI CTPT सीट्स टारगेट थ्रू द ओडीएफ, मतलब ये वेरिफिकेशन करवाएगी आपके डिक्लेरेशन के बाद में, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करती है कि आप मतलब कि जो इंस्पेक्शन से जो रिपोर्ट तैयार हुई ना उसके बाद में, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ डैशबोर्ड अपडेट करेगी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का जो ओडीएफ का डैशबोर्ड है वो अपडेट करेगी इस रिपोर्ट के बनते के 2-3 दिन के अंदर अंदर, और जो फाइनल रिजल्ट है वो उस डैशबोर्ड पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मतलब कि उसके इंस्पेक्शन में आप मतलब कि ओडीएफ फ्री पाए गए तो क्या होगा? ओपन डिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। वो कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए, 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक वो वैलिड होगा। 2-3 दिन में आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। ये कौन करेगा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से, इस प्रोसेस से आपका शहर या आपको जो ए शहर है वो ओडीएफ है या नहीं उसका सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, ठीक है। अब देखो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य जो मंत्रालय है उसके अंडर है। इसकी स्थापना होती है 1997 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। किसके रूप में? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और पीपीपी मॉडल के आधार पर यह बनी हुई है। यहां पर थ्रू है लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, थ्रू पीपीटी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर बना हुआ है, जिसमें देखो कौन कौन सी पार्टीज है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फिर इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है, फीकी है, एसोचान है और CII, इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो मिलकर इनने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, गुणवत्ता जो परिषद है, भारत गुणवत्ता परिषद, वो बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा अभी तक, देखो रिवाइज साथ साथ में करते रहो। पर सबसे पहले इसके हमने घटक देखे, जिसमें हमें शौच मुक्त और ठोस कचरा प्रबंधन, फिर शौच मुक्त जो भारत है उसमें हमने 3 कंपोनेंट देखे, किसमें कौन से 12,000 रुपए मिल रहे थे वो हमने देखा। उसके बाद ठोस जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में हमने देखा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं, कचरे से खाद बनाने के लिए कितने प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज है वो कितनी है, इनके बारे में हमने देखा, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा जो 560 रुपए मिलते हैं उसमें 420 भारत सरकार और 140 राजस्थान सरकार, 3 हमने अधिनियमों के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है। अब अगली बात करते हैं। देखो हमारा टारगेट कब तक का था, 5 सालों का था, 2014 से लेकर 2019 तक, 2 अक्टूबर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2019 तक हमें सोच मुक्त, खुले में सोच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राजस्थान वाले काफी फास्ट है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को राजस्थान ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 31 मार्च 2018। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, वो तो 2019 में खत्म हो गया। उसके बाद आ गया था अपना कोरोना, ठीक है। और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है स्वच्छ भारत अभियान शहरी का 2.0, ठीक है, ये दोबारा से शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कब होती है, देखो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले की शुरुआत होगी आपके, मैं यहां लिख रहा हूं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 की शुरुआत होती है आपके 2 अक्टूबर 2014, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हो, 1 अक्टूबर 2021, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 से लेकर 25 तक, 25-26 तक, ठीक है। तो ये भी 5 साल के लिए है, ठीक है, और वो पिछला भी 5 साल के लिए था, ठीक है। ये 1 अक्टूबर से है दूसरा वाला, और पहला वाला 2 अक्टूबर से था, ठीक है। पहला 2 से, दूसरा 1 से, इस तरीके से याद रखना। इसके तहत क्या करना है, देखो मतलब कि हम ओपन डिफिकेशन फ्री हम मतलब कि मोस्टली हो गए थे। अब क्या करना था, हमें कचरा निकालना है शहरों से, ठीक है। तो अगले 5 सालों में कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटीज बनाना था हमें, गार्बेज फ्री सिटीज बनाना था, ठीक है। और क्या क्या करना है इसमें, शौचालय से जो सुरक्षित प्रवाह है, शौचालय से जो मल निकल रहा है उसको मतलब कि सुरक्षित रूप से, मतलब एक मतलब कि सही रूट से ले जाना ताकि वो बाहर न बिखरे, तभी तो वो कचरे से मुक्त होगा, ठीक है। अब देखो मतलब कि नॉर्मल आप दिमाग में फ्रेम बनाओ कि शहर को कचरे से मुक्त करना है, तो सबसे पहले जो कीचड़ जा रहा है, ठीक है, उसको निपटान करना है। शौचालय से कोई आ रहा है तो अगर बाहर आ रहा है तो उसको सुरक्षित प्रवाह करना है। उसके बाद जो समस्त शहर है उनको ओडीएफ प्लस बनाना है। देखो यहां पर एक टर्म और आ गई है, इनको मतलब कि नोट करते रहो, ओडीएफ प्लस। पहला अपना ओडीएफ था, अब दूसरे में क्या आ गया, ओडीएफ प्लस हमें करना है, ठीक है। वो जो 1 लाख से कम आबादी वाले हैं उनको तो ओडीएफ प्लस प्लस करना है भाई, ठीक है। 3 टर्म आ गई अपने, पहला हमने ओडीएफ देख लिया कि खुले में शौच मुक्त है, ठीक है, वो हो गया। अब ये क्या और आ गया, ओडीएफ प्लस, फिर आ गया ओडीएफ प्लस प्लस, मतलब इनको जिंदगी में चैन ही नहीं है, प्लस प्लस लगाते रहो इनके, ठीक है। खुले में शौच मुक्त तो हो गए, अब और क्या प्लस करोगे उसमें, वो भी हम इसको वीडियो के लास्ट में देखेंगे, इनका तीनों का मतलब क्या है, ठीक है, अलग अलग इनमें क्या डिफरेंस है, स्लाइटली क्या डिफरेंस है, कैसे मतलब ये ग्रोथ की तरफ गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, समस्त जितने भी शहर है उनको तो ओडीएफ प्लस बनाना है, 1 लाख से कम आबादी वालों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है, और जो सभी शहर है उनको गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इस अभियान के तहत जो कचरे से मुक्त शहर है उनको एक प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग तो दिलवानी ही है। अब क्या हमें क्या एक चीज और याद रखनी है इसमें, राजस्थान में जो डूंगरपुर है ना, राजस्थान का डूंगरपुर एकमात्र शहर है जिसको 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में। इसका मुख्य मकसद क्या था, शहरों को कचरा मुक्त बनाना, ठीक है, कचरा मुक्त बनाना तो शौचालय से सुरक्षित प्रवाह करना, मल का है निपटान करना, सभी शहरों को ओडीएफ प्लस बनाना, 1 लाख से कम वालों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना, और सभी शहरी क्षेत्रों को गार्बेज फ्री सर्टिफिकेट जो 3 स्टार रेटिंग है वो दिलवाना। राजस्थान में एकमात्र शहर है कौन सा, डूंगरपुर, जिसको जो 3 स्टार जो रेटिंग रखता है। अब देखो इसमें वित्त पोषण कितना है, वित्त पोषण भाई हमें ध्यान रखना है 60 और 40 का। केंद्र सरकार कितना देगा, 60, और राज्य 40, राज्य 40। अब बजट से यहां से क्या आरपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछती है कि बजट, तो देखो हमने पहला पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0, उसका बजट और 2.0 इन दोनों का बजट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले का कितना था, 62,009, ठीक है, 62,009 करोड़, 62,009 करोड़। दूसरा कौन सा है, 1,41,600 करोड़, 1,41,600 करोड़, लगभग 2.5 गुना है इसका, कितना, 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स ज्यादा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का बजट, ठीक है, 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, पहले का
62,009 करोड़। दूसरे का कितना 14, 1,41,600, 1,41,600, ठीक है। तो पहले का कितना होगा आपका, पहले का 62,009 करोड़ और दूसरे का 1,41,600 करोड़ रुपए इसके बजट रखे गए। अब देखो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि एक तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप मतलब देखोगे कि चिन्हित कचरा प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे जियो टैगिंग करके। फिर मिशन कागज रहित होगा, तो इससे भी मतलब स्वच्छता बढ़ेगी। मिशन से सभी जुड़े कार्य ऑनलाइन होंगे, मतलब कागज रहित हो गया, ठीक है। शिकायत निपटान की भी ऑनलाइन व्यवस्था, कोई शिकायत होगी कि यहाँ पर कचरा पड़ा है तो उसकी भी ऑनलाइन व्यवस्था होगी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। अगर आप जयपुर में रह रहे हो तो क्या अभी जो डोर टू डोर ऑटो ट्रिपर्स आ रहे हैं ना, तो उनके द्वारा एक मतलब कि स्कैनर वहां पर लगाया हुआ है, ठीक है, हर घर के सामने। तो वो जैसे गाड़ी आती है तो वो गाड़ी का जो भी मतलब उसमें जो कचरा उठाने वाला आता है वो उस पर स्कैन करता है कि हाँ हम मतलब कि अपनी अटेंडेंस टाइप में हो गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब वहां पर यूज हो रहा है कि अगर मतलब कि कोई जो कर्मचारी है वो मतलब कि लापरवाही करके कई बार कई मतलब गलियों में जाते नहीं है कचरा लेने, तो उसका भी एक मतलब कि उन्हें एक पुख्ता इलाज कर दिया कि आप वहां पर क्या करोगे, अटेंडेंस लगा के आओगे वहां पर, मतलब कि आप जाकर आओगे तो पता ऑटो अपडेट होता रहेगा, जिससे आपकी वहां पर जो गए हो या नहीं गए हो उसकी भी जानकारी मिलती रहेगी। इसमें बजट आपको याद रखना है, वित्त पोषण आपको याद रखना है। बजट पहले का कितना था 62,009 और दूसरे का 1,41,600 करोड़ रुपए। अब देखो स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में, देखो दोनों अपने हो गए 1.0 2.0। अब मतलब कि स्कीम चल रही है, लेकिन क्या हुआ कि मतलब कि कौन मतलब इसमें ज्यादा मतलब कि वो भागीदारी निभाएगा। अगर कोई कंपटीशन हो, जैसे मतलब कि ऐसा ही अगर मतलब कि नौकरियां बढ़ती होती ना, तो मतलब कि कोई उसकी तैयारी करता नहीं। मतलब अगर अब ये कंपटीशन हो गया तो मतलब कि एक दूसरे की साथ की बात आ गई, ठीक है। नौकरियां तो पहले भी थी लेकिन इतना कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन हुआ तो क्या मतलब कि लोग ज्यादा इसमें जुड़े, ठीक है, और ज्यादा जुड़े तो कंपटीशन के कारण ज्यादा जुड़े, और ये जो पढ़ाई चीज जो नौकरी थी इनमें मतलब ज्यादा आने लग गए। इसी तरीके से देखो मिशन तो चल रहे थे, इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे बढ़िया क्या करा है, सर्वेक्षण की मतलब एक कॉन्सेप्ट रखा कि मतलब कि सर्वे करेंगे हम, ठीक है। सर्वे करेंगे तो क्या किसी की रैंकिंग फर्स्ट आएगी, किसी की सेकंड आएगी, तो जो फर्स्ट आने के लिए जो कंपटीशन होगा उस चक्कर में क्या होगा, जो अपना भारत है वो स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छ हो जाएगा मतलब वहां पर सफाई ज्यादा करवाएंगे, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे जो अर्बन बॉडीज है या जो स्टेट्स है, जिससे क्या मतलब कि अपने शहरों को मतलब स्वच्छ करने में मतलब कि ज्यादा मतलब फोकस करेंगे इन चीजों की तरफ, ठीक है। आ गया समझ में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पर मतलब 2022 में भी ये हो गया है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो क्लीनिनेस स्वच्छता जो सर्वेक्षण है अर्बन एरियाज का वो था, ठीक है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने देता है 2022 वाला, ठीक है, 2022 वाला। तो ये स्कीम तो हुई थी अपने 2014 से स्टार्ट, लेकिन 2016 से कंटिन्यू स्वच्छ सर्वेक्षण हम करवा रहे हैं, ठीक है। जो 1 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शहरी और आवासन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, शहरी और आवासन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाता है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का मूल्यांकन जुलाई की से फरवरी 2022 के बीच में किया गया, ये इतना याद रखना नहीं है। फील्ड असेसमेंट में 1 मार्च 2022 को किया गया। इसमें नगर निकायों को प्रदर्शन के आधार पर 7500, देखो यहां याद रखना आप, 7500 अंकों में से अंक दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी रैंकिंग बनाई जाती है। इसके 75 3 मापदंड है, ठीक है। एक तो सेवा स्तर का प्रगति प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेट, और नागरिकों की आवाज सिटीजन फीडबैक का भी इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, सेवा स्तर की प्रगति, प्रमाणन और नागरिकों की आवाज। अब देख लेते हैं रैंकिंग में किस किस को मतलब कौन कौन सा प्राइस मतलब की रैंकिंग मिली है। तो ये यहां पर अब आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो शहरों को सबसे पहले इन्हें 2 श्रेणी में बांटा, ठीक है। एक तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले, एक 1 लाख से कम आबादी वाले, ठीक है। 1 लाख से अधिक आबादी वालों में आपको याद रखना है आईएसएम, क्या याद रखना है, आईएसएम, इंदौर सूरत मुंबई, इंदौर सूरत मुंबई, इंदौर सूरत मुंबई 1 लाख से अधिक आबादी वालों में। और राजस्थान के केवल 2 शहर है टॉप 10 में, राजस्थान का एक भी नहीं है, कितना बे, एक भी टॉप 10 में राजस्थान का एक भी नहीं है। टॉप 100 में 2 शहर है अपने, 2 मतलब कि जो नगर निकाय है वो है, ठीक है। तो अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आईएसएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। जयपुर हेरिटेज की रैंकिंग है 26 और ग्रेटर की है 33, ठीक है।
26 और 33, 26 और 33 इसकी है। अब 1 लाख से कम आबादी वाले, 1 लाख से कम आबादी वाले में आपको देखो पंचगनी, पाटन और कराड़, पीपीके, पीपीके याद रखना है। पंचगनी का है महाराष्ट्र में, ठीक है, पंचगनी महाराष्ट्र में, पाटन छत्तीसगढ़ में और कराड़ महाराष्ट्र में, ठीक है। पीपीके, पीपीके, पीपीके कचरा कर दिया तो 1 लाख से कम आबादी वाले, मतलब कि जो सबसे स्वच्छ शहर है उनमें पीपीके, ठीक है, पीपीके और आईएसएम, पीपीके आईएसएम, पीपीके आईएसएम, आईएसएम पीपीके। राजस्थान के 2 शहर है, जयपुर हेरिटेज और जयपुर निगम। जयपुर हेरिटेज की रैंकिंग है 26वीं, जयपुर निगम की जो ग्रेटर है उसकी है 33वीं रैंकिंग, ठीक है। इस तरीके से शहरों के बारे में हमने देख लिया। अब इन्हें क्या करा, राज्यों को भी डिवाइड किया। राज्यों में जिनमें बड़े राज्य कौन से हैं, जिनमें जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी संख्या कितनी, 100 से अधिक है, 100 से अधिक है। राजस्थान में कितनी है, 213 नगर निकाय है राजस्थान में। तो राजस्थान कौन से कैटेगरी में आएगा, बड़े राज्यों की कैटेगरी में राजस्थान आएगा। और छोटे राज्य कौन से हैं, जिनमें अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या 100 से कम, यहां पर कम लिखना भाई, 100 से कम है, ठीक है। देखो बड़ू में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बड़ू में है। यहां पर जो सबसे स्वच्छ जो स्टेट्स है, जो अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या जिनमें 100 से अधिक है बड़े राज्यों में, उनमें, ठीक है। राजस्थान की रैंकिंग यहां पर 8वीं है भाई। राजस्थान, राजस्थान कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर आया है। राजस्थान 8वें स्थान पर यहां पर आया है, ठीक है। उसके बाद आती है छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों में त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड आते हैं 3 में, ठीक है। कौन सा, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद गंगा के किनारों वाले शहरों की भी अलग से इन्हें रैंकिंग में, मतलब इंडेक्स में दे रखा है, ठीक है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले, 1 लाख से कम आबादी वाले, हरिद्वार वाराणसी, हरिद्वार वाराणसी दोनों ही कौन सी है, दोनों ही अपने, इसको बनारस भी कहते हैं, तो एच बी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एच बी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एच बी हीमोग्लोबिन होता है ना, उससे याद रख सकते हो। गंगा के किनारे वाले शहरों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले, 1 लाख से कम जो यहां पर कम आबादी वाले करना, ठीक है, कम आबादी वाले बिजनौर, बिजनौर का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बिजनौर का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरी अभी तक देखी है। पहली कौन सी देखी थी, शहरों की देखी थी, ठीक है। शहरों में इनको चलो एक बार मतलब एक साथ लास्ट में कर लेंगे इनको, मतलब एक स्लाइड पे, ठीक है। ये अपना हो गया। उसके बाद देखो एक स्टार रेटिंग वाला भी था ना, गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहर। तो इसके लिए भी सर्वेक्षण किया जाता है। अब इसमें तो रैंकिंग दी जा रही थी, ठीक है। तो रैंकिंग में एक 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार, ठीक है। 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार, ठीक है। तो 5 स्टार तो एक मतलब की चॉकलेट भी आती है, ठीक है। तो 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार। 7 स्टार एकमात्र को मिला है, किसको, इंदौर को, इंदौर को 7 स्टार रेटिंग मिली है, एकमात्र शहर है। 5 स्टार रेटिंग 6 शहरों को मिली है, इनमें राजस्थान का एक भी नहीं है, ठीक है। सूरत, भोपाल, मैसूर, सूरत, भोपाल, मैसूर। देखो एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन में 5 स्टार रेटिंग किसको मिली है, सूरत, भोपाल, मैसूर। फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और एनवीटी, ठीक है। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है वहां पर। और 3 स्टार रेटिंग वाला डूंगरपुर, ये रख लेते हैं। बाकी काफी शहर है, लेकिन हमें अपने मतलब की राजस्थान से मतलब है, तो डूंगरपुर राजस्थान को 3 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। सबसे अच्छा आर्मी कैंट देवलाली महाराष्ट्र में, देवलाली महाराष्ट्र में। इससे पहले 2 चीजें और देखी थी हमने महाराष्ट्र में, कौन सी, एक तो पाटन, पाटन तो छत्तीसगढ़ में था, पाटन अपना छत्तीसगढ़ में था। एक तो कराड़ देखा था हमने, एक तो कराड़ देखा था, और कौन सा था अपना, पंचगनी, पंचगनी और कराड़, पंचगनी और कराड़ हमने 2 चीज देखी थी महाराष्ट्र में। और ये देवलाली कैंट। और सबसे फास्ट मूविंग जो अवार्ड मिला है वो शिवमोगा, शिवमोगा कर्नाटक को मिला है। राजस्थान को एकमात्र अवार्ड मिला है सिटीजन फीडबैक में, ये यहां पर आप ऐड कर लेना। सिटीजन जो फीडबैक अपने तीसरा देखा था जो मापदंड, उसमें कौन सा है, बोरानाडा, जोधपुर, बोरानाडा है ना जोधपुर में, वहां पर बोरानाडा जोधपुर को सिटीजन फीडबैक में पुरस्कार मिला है इस सर्वेक्षण के दौरान, ठीक है। अब देखो इससे पहले हम वो चीजें एक बार इनको मतलब कि एक जगह रिवाइज कर लेते हैं।
हमने कौन कौन सी मिली देखो, एक तो शहरों को, शहरों में 2, 1 लाख से अधिक आबादी वाले, इधर 1 लाख से कम आबादी वाले। फिर आगे अपने राज्य, राज्यों में भी 2 कैटेगरी, राज्यों में भी अपनी 2 कैटेगरी थी, बड़े राज्य छोटे राज्य। बड़े राज्य कौन से थे? 100 से ज्यादा यूएलबी, यूएलबी, और इधर 100 से कम। ठीक है, मुख्य कैटेगरी यही थी। एक गंगा किनारे वाले थे अपने, इसमें भी 2 थे, 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम। ठीक है, ये 2 कैटेगरी थी। देखो इधर कौन सी थी? सबसे पहला था इंदौर, ISM बोला था मैंने, ठीक है। सूरत और नवी मुंबई, मुंबई। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। उसके बाद जो कम आबादी वाले शहरों में कौन सा था? PPK। ठीक है, पंचगनी ये महाराष्ट्र में है, पाटन छत्तीसगढ़ में है और कराड़ महाराष्ट्र में है। और उसके बाद आपने मतलब कि राज्यों का इसमें देखो 26वीं और 33वीं रैंक थी। इधर तो हेरिटेज की, जयपुर हेरिटेज की थी, इधर जयपुर ग्रेटर की थी। और राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं था। अब यहां पर बात आई थी अपने यूएल इसमें जो राज्यों में, तो सबसे ऊपर MP, 2 ऊपर छत्तीसगढ़। 8वीं रैंकिंग थी अपने राजस्थान की, राजस्थान से। अब से 100 से कम जो मतलब कि जहां यूएलबी है उनमें देखा था सबसे पहले त्रिपुरा आपने, उसके बाद हमने देखा था झारखंड, और उसके बाद हमने देखा था उत्तराखंड। गंगा किनारे वालों में हमने देखा, देखो यहां पर HB देखा था, तो हरिद्वार और वाराणसी या बनारस। और कम वाले में बिजनौर देखा था हमने। बिजनौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यही तो थे चीजें। मतलब अब हमने एक देखी थी GFC जो स्टार रेटिंग वाला था, स्टार रेटिंग ऑफ GFC गार्बेज फ्री सिटीज की, तो 7 स्टार में एकमात्र था इंदौर। 5 स्टार में अपने 6 शहर थे जिसमें राजस्थान का एक भी नहीं था, और 3 स्टार में डूंगरपुर एकमात्र राजस्थान का। ये हमने देख लिया था 6 शहरों में, मतलब कि आप मतलब उसमें देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 स्टार में इतना याद रखना, 6 शहर है, यहाँ पर अपना डूंगरपुर है और यहाँ एक है तो ये इंदौर है। इस तरीके से हमने ये कर लिया। सबसे स्वच्छ आर्मी कैंट देवलाली था और फास्टेस्ट मूविंग शिवमोगा था। राजस्थान में एकमात्र अवार्ड मिला इसमें, कौन सा? सिटीजन फीडबैक का, सिटीजन फीडबैक का। अब देखो हम वो पढ़ रहे थे ना, ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस है, उनमें क्या अंतर है? ठीक है, तो ये मतलब कि एक मतलब कि स्लाइटली अंतर है, टेक्निकल तो नहीं है ज्यादा, तो मतलब इसको एक बार देख लो कि क्या क्या अंतर है। सबसे पहले देखा था ODF, ठीक है, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। बस खुले में शौच मुक्त हो गया, आप ODF डिक्लेयर्ड हो। ठीक है, आप ODF डिक्लेयर्ड हो। राजस्थान कब हुआ था ODF डिक्लेयर्ड? 31 मार्च 2018। होना कब था? 2 अक्टूबर 2019 तक होना था। 31 मार्च 2018 को अपन ODF डिक्लेयर हो गए। अब देखो ODF प्लस डिक्लेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में क्या है, समस्त शहरों को ODF प्लस बनाना है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप ODF डिक्लेयर हो चुके होंगे, मतलब आप ODF होगे तभी तो ODF प्लस मिलेगा ना। तो सबसे पहले तो ये हो गई। अब वहां खुले में शौच मुक्ता, कोई भी यूरिन, तो यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो ओपन में नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि जो मूत्र का विसर्जन है वो ओपन में कोई करेगा नहीं। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन क्या होगी, तो CT और PT थे ना, कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट, उनका उचित रखरखाव और वाटर कनेक्शन, ये 3 अगर आपके कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो उसी प्रोसेस से, जैसे कि आप पहले डिक्लेयर करोगे, फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से करवाएगा, फिर वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट वो 2-3 दिन के अंदर बनाएगा, फिर वो डैशबोर्ड पे अपलोड कर देगा 2-3 दिन में, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। अगर जानकारी मिल गई, आपको मिल गया तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। तो ये 3 कंडीशन आपके पास है तो आप ODF प्लस बन सकते हो। फिर क्या 1 लाख से कम आबादी वालों को हमें ODF प्लस प्लस बनाना था, तो
तो ये क्या चीज है, ओडीएफ प्लस प्लस, ठीक है। तो ओडीएफ प्लस प्लस का बनेगा, उसके पास ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सीवेज और स्लम है ना शौचालय का, उसका उचित प्रबंधन, और तीसरा जो फिकल स्लज है तो जलाशय में प्रवेश न करे बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना उसका ट्रीटमेंट हुए जो फिकल स्लज है वो जलाशय में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आपके पास है तो आप ओडीएफ प्लस प्लस बन जाओगे। और इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, जो फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रही है, ठीक है, शहरों में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अपना जो स्कीम है उसका पार्ट अपने कंप्लीट हो चुका है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। 8 की 8 स्कीम अपनी कंप्लीट हो गई है। एक दिन क्या होगा, जब आपकी स्कीम कंप्लीट हो जाए तो आप मतलब जो चैट बॉक्स है विकास जी सर को आप बोल देना, अगर आपको मतलब रिवीजन की आवश्यकता है तो एक बड़ी क्लास होगी 1-1.5-2 घंटे की, उसमें सारी स्कीमों को एक साथ में दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जहां कहीं दिक्कत आ रही हो, याद करने में दिक्कत आ रही हो, जो भी आ रही हो, तो आप उनको मतलब मैसेज कर देना। इससे क्या एक साथ पूरी स्कीम में रिवाइज कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। तो एक मतलब की एक मतलब 10-15 दिन बाद में आप मतलब एक बार इनको पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक एक चीज को याद कर लीजिए, उसके बाद एक दिन टाइम फिक्स करके हम लाइव क्लास में इसके बारे में हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी 8 स्कीमें जो पार्ट बी में है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं आशा कर रहा हूं कि जो आपका पार्ट बी में जो एक्ट वाला पार्ट है वो भी मोस्टली हो गया होगा, और या फिर वो मतलब कि चल रहा होगा जैसा मतलब आप विकास ही करवा रहे हैं। तो बाकी जीके वाला पार्ट है तो उसको आप मतलब कि जैसे जैसे क्लासों के साथ कंप्लीट करते रहिए, वो जो दिशा की एक पीवाईक्यूज की बुक आती है उससे मतलब पीवाईक्यूज सोल्व करते रहिए, ठीक है। इससे आपको पता लगता रहेगा कि मतलब कि आप एक सही ट्रैक पर आप जा रहे हो या नहीं, ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने जो पार्ट बी में जो स्कीम्स थी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 2 स्कीम्स के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें अमृत स्कीम और हृदय स्कीम के बारे में। आज हम जो तीसरी स्कीम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल, ठीक है, NULM DAY, दीनदयाल उपाध्याय योजना। कौन सी है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये इसकी मिनिस्ट्री जैसे दे रखी है यहाँ पर, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जो आवासन मंत्रालय है, और जो शहरी गरीबी है उसकी उपशमन का जो मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी स्कीम है ये, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये हमारे जो सिलेबस है उसमें लिखी हुई है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, NULM DAY भी कह सकते हैं इसको, NULM DAY जो स्कीम है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या है, एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चल रही थी, जिसका नाम बदलकर 23 सितंबर, डेट ये याद रखना आपको, 23 सितंबर 2013, ये 3-4 डेट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या नाम रखा गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और 19 फरवरी 2016 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत हुई। कब हुई, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014। अगर वीडियो में ये चीजें दिखाई ना दे तो वैसे मैं इसको बोल रहा हूं, और बाद में जब आपकी PDF मिलेगी तो इसमें आपको ये क्लियरली चीजें दिख जाएगी, ठीक है। तो हम इस स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे। पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 23 सितंबर 2013 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन रख दिया गया। 19 फरवरी 2016 को इसका नाम फिर वापस से पुनः चेंज किया गया और इसका नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया। राजस्थान में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई। मंत्रालय की जब हम बात करते हैं तो आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, इसका जो नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। इस जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें गरीबी को कम करना,
शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, देखो रोजगार होगा तो गरीबी कम होगी, और कौशल विकास सर्जित करना। अगर कौशल का विकास होगा जिससे नए नए रोजगार मिलेंगे और किसी व्यक्ति को या उस क्षेत्र की जनसंख्या को रोजगार मिलेंगे तो वहां जो गरीबी है वहां पर वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो बेघर है उनको शरण उपलब्ध करवाना, एक जो स्टेप वाइज स्टेप मैनर में चरणबद्ध तरीके से जो बेघर है जो शहर में उनको स्टेप बाय स्टेप उनको घर उपलब्ध करवाने बेघरों को। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। कवरेज, ये क्या क्या कवरेज करेगा, देखो सभी जिले, जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन सबको कवरेज करेगा। और उस अन्य कस्बे कौन से, जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, कौन से, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो कस्बे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो एक तो सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी कस्बे, उनमें इस स्कीम का क्रियान्वयन होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका पुराना नाम क्या था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 23 सितंबर 2013 को इसका नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। उसके बाद 19 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। और राजस्थान में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई। इसका जो मंत्रालय है, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। उसका उद्देश्य क्या है, शहर में गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, कौशल विकास के अवसर सृजित करना और बेघरों को शरण उपलब्ध करवाना। इसका कवरेज है सभी डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है और जो अन्य कस्बे हैं जिनमें 1 लाख से अधिक आबादी है उनको इसमें शामिल किया गया है। अब इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, देखो शहरों में इसकी 30% लाभार्थी तो कौन होगी, महिलाएं। उसके बाद 15% अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज वहां पर कम्युनिटी है वो, और 3% दिव्यांग और SC ST को उस शहर में जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में दिया जाएगा। तो कौन कौन सी है, फीमेल को कौन कौन सी है, कितना है 30%, उसका आधा माइनॉरिटीज को रखा गया, और दिव्यांग जो है उनको 3%, जो SC ST है उनको उनके अनुपात में। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि महिलाओं को इतना दे रखा है, ये सब दे रखा है, लेकिन SC ST का अगर वहां पर परसेंटेज दे दे तो वो क्वेश्चन हमें गलत करना है, क्योंकि SC ST उस जो कस्बा है, टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में उसको यहां पर जो लाभ दिया जाएगा, किसके, उसके अनुपात में, उसके शहर की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में वहां पर उसको लाभ प्राप्त होगा। अब हमने जो देखा था पहले की कौन कौन सी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, कौन सी सेक्टर स्कीम्स होती है, जो पिछली अपनी क्लासेस थी जिनमें हम स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उनमें हमने देखा था। तो ये जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार का 25% का जो फंड शेयरिंग है, लेकिन वर्तमान में ये रेशियो 60-40 का है, 60-40 का है। तो क्वेश्चन दोनों में से आ सकता है कि वर्तमान में जो एन्युअलम DAY स्कीम है उसके अंडर जो फंड शेयरिंग है वो किस तरीके से है। तो अभी वर्तमान में तो 60-40 है, लेकिन जो स्कीम है उसमें 75-25 के बारे में प्रावधान था। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है इस स्कीम्स का। जो केंद्र सरकार के लेवल पर जो मंत्रालय हमने अभी देखा था, आवासन है, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था। तो भारत सरकार जो केंद्र सरकार के लेवल पर कौन सा है, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। राज्य सरकार के लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो अपना जो स्वायत्त शासन विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है DLB, उसके अंदर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है। कौन सी, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, वो। फिर जिला स्तर पर नगर पालिका में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। और जो निकाय है, शहर है, जो कस्बा है, टाउन है, उसके लेवल पर जो निकाय वहां पर है उसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, कौन से, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी नोडल विभाग है, नोडल जो एजेंसीज है कौन कौन सी, भारत सरकार के लेवल पर जो मंत्रालय है, राज्य सरकार के लेवल पर स्वायत्त शासन विभाग जिसमें
स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है, जिला स्तर पर नगर पालिका जिसमें डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है, और जो शहर है उस पर निकाय है, उस स्तर पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जो पोस्ट है वो बनाई गई है। तो ये इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था हम देख सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें यहां आ रही है। ये योजना 2014 में से सभी 33 तो जिला मुख्यालय राजस्थान के कितने 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो 7 शहर है उनको शामिल किया गया है। तो टोटल कितने हो गए 40। तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जो नगर निकाय है वो या जो शहरी है क्षेत्र है वो एनयूएलएम डीएवाई में शामिल है, तो वो है 40। कितने हैं 40, जिसमें 33 तो जिला मुख्यालय और 7 अन्य शहर। 7 अन्य शहरों में देखिए सुजानगढ़ जो चूरू में है, उसके पश्चात मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी और अलवर का भिवाड़ी। ये जो 7 शहर हैं इनको और 33 जिला मुख्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें लाभार्थी और कौन से बीपीएल के स्टेट बीपीएल के अंत्योदय योजना में जो परिवार शामिल है वो, और 3 लाख से कम आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। कितने लाख से 3 लाख से कम जो आय है उन लोगों को बीपीएल स्टेट बीपीएल और अंत्योदय योजना में। यह योजना शहरी गरीबी को स्थानीय कौशल शिल्प और मांग के आधार पर, देखिए यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि यह मांग आधारित योजना है कि डिमांड के हिसाब से जो छोटे उद्यम है और जो छोटे व्यवसाय है जिनमें निर्माण और सेवा क्षेत्र, यहां ध्यान रखना है आपको, ठीक है, निर्माण और सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान नगण्य रहता है, ठीक है। तो निर्माण और सेवा क्षेत्र के जो छोटे उद्यम है वो छोटे व्यवसाय है उनको मांग के आधार पर उनको स्थानीय कौशल और शिल्प देकर उनको पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कार्य किया जाएगा। इसमें जो हमने लाभार्थी देखे बीपीएल स्टेट बीपीएल अंत्योदय योजना के परिवार और जिन परिवारों की 3 लाख से कम एनुअल इनकम है। इसमें कौन कौन शामिल है, राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और 7 जो शहर है जिनमें सुजानगढ़, मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी और भिवाड़ी जिसमें शामिल है। फंड शेयरिंग के बारे में हमने देखा, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने देख लिया। अब इस योजना के 7 कंपोनेंट हैं। देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, इतना ही आ रहा है क्वेश्चन बनेगा तो पहले वाली स्लाइड से बन सकता है या फिर इसके कंपोनेंट कितने हैं इस स्कीम में, ठीक है, तो उनके बारे में भी आ सकता है। तो इन कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि इसमें ये सबसे बड़ी जो अगर मैटर वाइज देखें तो सबसे बड़ी स्कीम है जो जिसमें हम पढ़ रहे हैं। 2 स्कीम के बारे में पढ़ लिया, ये तीसरी स्कीम है अपनी। और जो अभी स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो नया सर्वे है उसका भी आने वाला है, तो उसका डाटा हम इसमें शामिल करके पढ़ेंगे। और 10 तारीख को जब हमारा राजस्थान का बजट लॉन्च हो जाएगा उसके पश्चात जो अपनी 3 स्कीम है जो इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हो रही है उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, SMID, ठीक है, नाम याद रखने हैं आपको। कौन सा, सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास। इसमें देखो सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का नाम सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है जो किसी एक छोटे उद्यम को भी शुरू कर सकता है। इसमें देखो यहां लिखा है कि 10 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है सामान्यतः, जिसमें इसमें भी देखो इसमें शामिल क्या क्या गया है, 10 से 20 महिलाओं का ग्रुप होना चाहिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में। 70% न्यूनतम शहरी गरीबी शामिल होनी चाहिए उसमें, ठीक है। उस ग्रुप में जो शामिल है जिसमें उसमें जो मेंबर्स है उनमें 70% वो लोग होने चाहिए जो शहर में गरीबी, जो गरीब है उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। शहर में गरीबी कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे थे, बीपीएल, स्टेट बीपीएल और जो अंत्योदय योजना के परिवार और 3 लाख से कम जो आय वाले परिवार है उनको शामिल किया जाएगा था। इन समूहों में उत्पादन गतिविधि है ना उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे उनको आर्थिक संबल मिल सके। और जो बैंक से लिंकेज इसमें किया जाता है इनका, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2 सदस्य, देखो यहां से क्वेश्चन आएंगे, 2 सदस्य ALF एरिया लेवल फेडरेशन एक आगे जाके बनेगी जिसमें जाएंगे, क्योंकि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का वहां प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। देखिए सबसे नीचे आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद आएगा ALF एरिया लेवल फेडरेशन, उसके पश्चात क्या आएगा
CLF सिटी लेवल फेडरेशन। तो यहां से क्या जाएंगे, 2 सदस्य इसमें जाएंगे, तो काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, इनसे दो 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 यहां जाएंगे और ALF का निर्माण करेंगे, ठीक है, एरिया लेवल फेडरेशन का। तो हमने पढ़ा कि जो SHG का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका गठन होगा जिसमें 10 से 20 महिलाओं का ग्रुप होगा सामान्यतः, और 70% जो शहरी गरीब है उसमें शामिल किए जाएंगे। और इसमें जो प्रत्येक SHG से 2 सदस्य ALF में जाएंगे, एरिया लेवल फेडरेशन में जो बनेगा उसमें जाएंगे, और इनका बैंक का लिंकेज करके लोन उपलब्ध करवाया जाता है SHG को। एरिया लेवल फेडरेशन की बात हुई तो 10 से 20 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो वार्ड लेवल पर या बस्ती के लेवल पर मिलकर एक ALF का निर्माण करेंगे, और हर एक ALF से एक सदस्य CLF में जाएगा। इससे किस में जाएगा, CLF में। कितने जाएंगे, एक सदस्य, और यहां कितने जा रहे थे, 2 सदस्य, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि ALF का गठन होगा। ALF का गठन कैसे होगा, 10 या 20 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मिलकर एक ALF का गठन करेंगे, वार्ड के लेवल पर या जो एक बस्ती है उसके लेवल पर कर सकते हैं। और हर एक ALF से CLF में कितने सदस्य जाएंगे, एक सदस्य। उसके पश्चात आएगा CLF सिटी लेवल फेडरेशन, ठीक है, सिटी लेवल फेडरेशन, जो किसी शहर के सारे ALF मिलकर CLF का निर्माण करेंगे। बड़े शहरों में एक से ज्यादा CLF भी हो सकते हैं, कि अगर बड़ा शहर है तो उसमें एक से ज्यादा सिटी लेवल फेडरेशन भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे नीचे हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे। उसके पश्चात हो गया एरिया लेवल फेडरेशन, ठीक है, ये हो गया ALF, ये होगा SHG, उसके ऊपर हो गया सिटी लेवल फेडरेशन, CLF, ठीक है। इसमें क्या होगा, 10 से 20 जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनका समूह होगा। इनमें भी जो 70% लगभग गरीब शामिल होंगे, शहरी क्षेत्र के जो गरीब है वो शामिल होंगे। और इसमें क्या, बैंक से लिंकेज इनका करवाया जाएगा। इनके कौशल के विकास के लिए, कौशल विकास से क्या होगा, रोजगार का सृजन, और उत्पादन जो गतिविधियां हैं उनका भी विकास किया जाएगा। उसके पश्चात एरिया लेवल फेडरेशन आ गया। अब एरिया लेवल फेडरेशन कैसे बनेगा, देखो इनसे लगभग 10 से 20 तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनसे जाएंगे। और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से कितने सदस्य जाएंगे, 2 सदस्य, 2 मेंबर हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से किसमें जाएंगे, ALF में। और 10 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक समूह होगा और 2 सदस्य ALF में जाएंगे। अब क्या होगा, सिटी लेवल फेडरेशन में क्या होगा, शहर के लेवल पे होगा, और बड़े शहरों में एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, ALF से एक सदस्य जाएगा, और उस शहर के सारे जो ALF है वो मिलकर CLF का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे संस्थागत विकास हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एरिया लेवल फेडरेशन, सिटी लेवल फेडरेशन। अब आ गया अपना रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ROs होते हैं। ROs क्या है, NGO एक टाइप के। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में RO की नियुक्ति की जाती है, जो NGO होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ALF, CLF का गठन, विकास और बैंकों से लिंकेज में सहायता करते हैं। देखिए ये तीनों है ना, CLF, ALF और SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन तीनों के जो गठन, विकास और इनका क्या, गठन, विकास और बैंक लिंकेज, इसमें कौन सहायता करता है, जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो सहायता करते हैं। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, एक टाइप के NGO है। क्या है, NGO है, जो प्रत्येक नगर निकाय के स्तर पर इनका गठन किया जाता है। ये एक तरह का NGO है। इनका कार्य क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, एरिया लेवल फेडरेशन, सिटी लेवल फेडरेशन का गठन, विकास और बैंक लिंकेज में ये सहायता करते हैं, ठीक है। इसमें ये देखो एक आपको प्रावधान है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सहायता देते हैं ना, तो इसमें 10,000 रुपए तक की सहायता देने, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब ये सहायता करते हैं ROs, तो इनको 10,000 रुपए तक की सहायता मतलब दी जा सकती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ROs को अपनी सेवाएं देने के लिए प्रति SHG, एक SHG पर 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। 10,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। तो हम इसकी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में देख रहे थे।
अब लास्ट जो इसमें कंपोनेंट है वो है सिटी लेवल जो लाइवलीहुड सेंटर है उसके बारे में। प्रत्येक शहर में ये किया जाएगा। अब इसकी भी देखो 3 लाख की जनसंख्या पर 1, 3 से 5 लाख की जनसंख्या पर 2 और 5 से 10 लाख की जनसंख्या पर 3, और उस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो अधिकतम 8 CLC जो सिटी लाइवलीहुड सेंटर है वो स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक सिटी लाइवलीहुड सेंटर को 3 किस्तों में 10 लाख रुपए, ठीक है। देखो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, 3 किस्तों में 10 लाख रुपए। अगर ये अपनी जो स्कीम्स हो जाएंगी उसके बाद में स्कीम्स के हम क्वेश्चन करेंगे तो इनमें ये सारे क्वेश्चन इसमें यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिटेल में देख लिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, इस कंपोनेंट का नाम हमने देखा। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें बनी, इसमें 4-5, उनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। पहला जो अपना कंपोनेंट था उसमें जो फर्दर सब कंपोनेंट कौन कौन से थे। सबसे पहला जो सब कंपोनेंट था उसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन, स्वयं सहायता समूह का गठन करना। स्वयं सहायता समूह के गठन में कौन कौन सी जो अंदर चीजें पढ़ी थी हमने कि एक तो मिनिमम रूप से 10 से 20 महिलाओं का एक समूह होना चाहिए। पहला क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन। इसमें क्या था, 10 से 20 महिलाएं, ठीक है। 70% क्या होना चाहिए यहां पर, न्यूनतम शहरी गरीब, ठीक है। पहला जो सब कंपोनेंट था वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन, जिसमें 10 से 20 महिलाएं थी, 70% शहरी गरीब इसमें होने चाहिए। इसमें जो उत्पादन गतिविधियां है, जो छोटे उद्यम है, उनमें सहायता के लिए बनाए गए थे। प्रत्येक SHG से 2 सदस्य कहां जाएंगे, एरिया लेवल फेडरेशन में, जो इससे आगे का कंपोनेंट सब कंपोनेंट है उस पे, ठीक है। सेकंड अपना कौन सा हो गया, ALF का गठन। ALF का गठन, ALF में क्या होगा, लगभग 10 से 20 जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कितने 10 से 20 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मिलकर वार्ड लेवल पर एरिया लेवल फेडरेशन का एक जो क्षेत्र है उसके अंदर उसका निर्माण कर सकते हैं। इसमें भी इस ALF से एक सदस्य कहां जाएगा, CLF में। तो सिटी लेवल फेडरेशन है उसमें, ठीक है। सिटी लेवल फेडरेशन जो तीसरा अपना सब कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट का, उसमें सिटी लेवल फेडरेशन क्या होगा, पूरे शहर के लेवल पर जो जितने भी ALF है वो मिलकर क्या करेंगे, CLF का गठन करेंगे, ठीक है। और एक कोई बड़ा शहर है तो उसमें एक से ज्यादा CLF भी हो सकते हैं। और जो चौथा सब कंपोनेंट था अपना था रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरह का NGO है। इसका काम क्या है, जो अपने जो पहले के 3 सब कंपोनेंट है इनका गठन करना, इनका विकास और इनके बैंक से लिंकेज है, इनमें सहायता करना, इन तीनों की गठन, विकास और इनके बैंक लिंकेज में सहायता करना। और एक जो SHGs है इनको अपनी सेवाएं देने के लिए, जब ये ROs देते हैं तो इनको अधिकतम 10,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। और जो अपना लास्ट कंपोनेंट है वो सिटी लाइवलीहुड सेंटर, जो सिटी लाइवलीहुड सेंटर है उसके बारे में है। तो सिटी लाइवलीहुड सेंटर जो है उसको अलग अलग बांटा गया है। जैसे 3 लाख की जनसंख्या पर कितने खुलेंगे, 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और 10 से अधिक। जो जनसंख्या है उस पर 3 लाख पर 1, 3 से 5 लाख पर 2, 5 से 10 लाख पर 3 और यहां पर अधिकतम 8, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर अधिकतम 8। और जो CLCs है उनको 3 किस्तों में 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है, ठीक है। 10 लाख, 3 किस्तों में 10 लाख। तो इस तरीके से अपना जो पहला कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा कि जो संस्थागत विकास है और जो सामाजिक गतिशीलता है उसके अंदर जो फर्दर 5 कंपोनेंट थे उनके बारे में हमने डिटेल में देख लिया, ठीक है। तो इससे आप मतलब कि इसको सेकंड कंपोनेंट पर आते हैं, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट आधारित के माध्यम से रोजगार।
कि जो युवा है उनका कौशल का प्रशिक्षण करना और उनको प्लेसमेंट देना। प्लेसमेंट से क्या रोजगार मिलेगा, देखो कौशल का विकास होगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, उनके कौशल का विकास किया जाता है और फाइनल सेमेस्टर में उनके प्लेसमेंट के लिए जो प्लेसमेंट सेल लगाई जाती है और उनको जो कंपनियां है एमएनसीज है उनमें उनका प्लेसमेंट होता है, जिससे उनको रोजगार मिलता है। उसी तरीके से देखिए उनका कौशल प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद वो ट्रेंड होंगे, स्किलफुल बनेंगे, उनका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरी गरीबों को कौशल का विकास करना, प्रशिक्षण देना और बाद में रोजगार उपलब्ध करवाना, जैसा है कि इसके नाम से भी दिख रहा है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर 15,000 रुपए तक का व्यय किया जाएगा। कितना व्यय किया जाएगा, 15,000 रुपए तक का व्यय इसमें हर एक जो ट्रेनिंग है उस पर किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर अवधि और घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लेसमेंट के बाद ही परीक्षण केंद्रों को 30% राशि प्रदान की जाएगी। देखो क्या होगा कि अलग अलग फिर सेंटर खुलेंगे उनको कौशल विकास के लिए। तो प्रशिक्षण केंद्र ऐसे ना, अगर उसका प्लेसमेंट होगा उसी के पश्चात उसकी जो 30% राशि है वो प्रशिक्षण केंद्र को मिलेगी। अगर पहले ही मिल जाए और वो प्लेसमेंट ही न करवाए उनका, तो फिर जो इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ध्येय इस योजना का, वो परिपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, 30% कितनी परसेंट राशि बाद में प्रदान की जाएगी, 30%। और एक प्रशिक्षणार्थी पर कितने खर्च किया जाएगा, 15,000 रुपए। तीसरा कंपोनेंट पर आते हैं स्वरोजगार कार्यक्रम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट SEP, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा, शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और समूह के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी और बिना कुछ गिरवी रखे, विदाउट कोलेटरल, बिना कुछ गिरवी रखे आपको वित्तीय सहायता मिलेगी व्यक्तिगत रूप में और समूह के रूप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत, जो कि इस स्कीम का तीसरा कंपोनेंट है। इसमें देखो व्यक्तिगत उद्यम के लिए अगर कोई व्यक्ति उद्यम लगाना चाहता है, जैसे मैं उद्यम लगाना चाह रहा हूं, तो 2 लाख रुपए का ऋण, 7% जो इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी मिलेगी हमें, जो हमारा ब्याज लग रहा है उस पर 7% की सब्सिडी भी मिलेगी और 2 लाख रुपए का ऋण हमें मिल सकता है कि मुझे 2 लाख रुपए मिल गए इंडिविजुअल लेवल पर, और उस पर जो हमारा जो ब्याज लग रहा है, जो बैंक ब्याज ले रहा था, उसमें भी हमें 7% की सब्सिडी मिल गई। उसके पश्चात कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें न्यूनतम 3 सदस्य है, वो ऋण लेना चाहता है, वो उद्यम लगाना चाहता है, तो उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, वही 7% इंटरेस्ट सब्सिडी पर। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी असेसमेंट होता है, जो रिपोर्ट बनती है, उसमें अगर उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में उच्च श्रेणी मतलब अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाता है। मतलब कि उसके जो लोन है उसको 3% जो इंटरेस्ट है उसको वेव कर दिया जाता है, मतलब उसको सब्सिडी दी जाती है एक, तो एक होता है सबवेंशन। सबवेंशन में क्या होता है, उसको वेव कर दिया जाएगा, उसको 3% उसका जो ब्याज है उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हमने देख लिया कि स्वरोजगार के माध्यम से उसका मतलब बढ़ावा देना, जिससे वो गरीबी जो का जाल है उससे बाहर निकल सके। ठीक है, तीसरा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की कैपेसिटी बिल्डिंग और उसको ट्रेनिंग देना, कि उसकी कैपेसिटी क्षमता का निर्माण करना और उसको ट्रेनिंग देना। ठीक है, इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं, उनका नाम हमें याद रखना है, यहां से MCQ बन सकता है। तो राज्य स्तर पर क्या होता है, नगरीय विकास मंत्री है, उसकी अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल बनाई जाती है। गवर्निंग काउंसिल किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है, नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर। शासन सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। देखो यहां से ना मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि इधर दे दिया ABC, इधर ये नाम लिख दिए तीनों आप, फिर इसमें आपको मैच करना होगा कि गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसमें की जाती है, कौन करता है, नगरीय विकास मंत्री। डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अध्यक्षता कौन कर सकता है, कौन करता है, जिला कलेक्टर। और स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है, शासन सचिव जो है स्वायत्त शासन विभाग के वो। अब इसकी योजना की क्रियान्वयन की जो एजेंसीज है वो जैसे राज्य स्तर पर कौन है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। कौन सी, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, राज्य स्तर पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। और नगर निकाय स्तर पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर CO जो है वो इसका क्रियान्वयन करते हैं। तो क्रियान्वयन की एजेंसी कौन सी है, राज्य स्तर पर SMMU, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DMMU और नगर निकाय स्तर पर CO। गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, नगरीय विकास मंत्री।
स्टेट लेवल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी शासन सचिव और डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिला कलेक्टर। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये चीजें, ये एजेंसीज क्या करेगी, ये समता के निर्माण पर फोकस करेगी। समता निर्माण, जो वहां का पॉपुलेशन है उनकी समता निर्माण पर फोकस करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन के लिए भी कार्य करती है। अब अगला है शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना। ठीक है, जो शेल्टर हाउस स्कीम है, स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, जो अर्बन होमलेस है उनको, मतलब जिनके पास घर नहीं है उनको आश्रय देना, उसके लिए 24x7 की ये निःशुल्क जो आश्रय है उसकी व्यवस्था करवाई गई है इस स्कीम के अंतर्गत। प्रत्येक 1 लाख आबादी वाला जो शहर है उसमें 100 व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम, कितने व्यक्तियों के लिए, 100 व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम, और प्रत्येक व्यक्ति को 1 पॉइंट, देखो ये याद रखना, 1.6 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा और सभी जन सुविधाएं इस जो शेल्टर होम है उसमें उपलब्ध होगी। ठीक है, सभी जन सुविधाएं उपलब्ध होगी, 1.6 मीटर स्क्वायर का एरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख आबादी वाला जो शहर है उसमें लगभग 100 व्यक्तियों का शेल्टर होम बनाया जाएगा। 24x7, जो 24 घंटे 7 दिन आश्रय निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो 5वां कंपोनेंट हमने देख लिया कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना है जो स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, उनमें जो 24x7 जो आश्रय है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है उनमें 100 व्यक्तियों का शेल्टर होम बनाया जाएगा और 1.6 मीटर स्क्वायर जो एरिया है प्रति व्यक्ति इसमें निर्धारित किया गया है और यहां पर सभी जन सेवाएं सुविधाएं हैं वो मिलेगी। अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता, ठीक है, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर, जो घूम घूम कर गलियों में बेचते हैं, सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी सहायता SUSV। ठीक है, SUSV, इसमें क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाएगा, उनके समतावर्धन और माइक्रो उद्यम के लिए सहयोग और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाएगा, उनको प्रमाणित किया जाएगा, उनको पहचान पत्र भी दिया जाएगा और एक टाउन वेंडरिंग कमेटी का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक नगर निकाय स्तर पर, जो इसको मॉनिटर करेगी और इसको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो, इसी तरह से एक PM स्वनिधि स्कीम आई थी, जो PM स्वनिधि स्कीम आई थी, इसमें 10,000 रुपए तक का ऋण इसमें बिना ब्याज के इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध करवाया जाता है। कौन से, जो इसमें पहचान पत्र मिला है। पहचान पत्र कैसे मिला है, सर्वे के बाद में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे हुआ, उसके बाद उनको पहचान पत्र दिया गया और PM स्वनिधि स्कीम के तहत जो 10,000 रुपए का ऋण मिलता है बिना ब्याज के, वो इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा 6वां जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट हुआ। और जो 7वां कंपोनेंट है उसमें अभिनव एवं विशेष परियोजना, इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, इसमें क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा, जिसमें लगभग जो कुल आवंटन राशि है उसका 5% इसी पर, जो उसके नए इनोवेशन के लिए या रिसर्च करने के लिए खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति अप्रूवल कमेटी द्वारा की जाएगी। अब देखो, इसमें जो होता है ना कि पैसा आ रहा है तो पैसा किसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो एक पोर्टल है पैसा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, पैसा पोर्टल, जिसके थ्रू इस स्कीम में जो पैसा है वो मंथली बेसिस पर आएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, पोर्टल फॉर, ठीक है, अफोर्डेबल क्रेडिट। कहां तक आ गए हम, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्शन। इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ठीक है, इस पोर्टल की फुल फॉर्म है। इसमें देख लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थी को बैंक ऋण पर ब्याज सबवेंशन के प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। अब देखो, यहां याद रखना आपको, इलाहाबाद बैंक ही इसका नोडल बैंक है, इसको डिजाइन भी इसी ने किया और विकसित भी, डिजाइन डेवलपमेंट और नोडल, डिजाइन डेवलपमेंट और देखो नोडल, डिजाइन एंड डेवलप्ड, ये तीनों काम ही इलाहाबाद बैंक द्वारा किए गया है। ये केंद्रीकृत सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या होता है, जो स्कीम है ना अपनी एनुअलम DAY, इसके तहत जो लाभार्थी है उनको बैंक ऋण जो दे रहे थे, हमने पिछले कंपोनेंट में बात कर रहे थे कि इतना ऋण मिलता है, इसमें इतना ऋण मिलता है, व्यक्तिगत जो है उद्यम लगाने के लिए
कितना ऋण मिलता है, कितना इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, समूह के रूप में कितना मिलता है, तो ये सब देख रहे थे। तब इसमें लाभार्थी के बैंक ऋण पर ब्याज सबवेंशन उनके पास एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इलाहाबाद बैंक द्वारा इसका नोडल बैंक है, डिजाइन और डेवलप इसने किया है। इसके लाभ क्या क्या है देखो, सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है, बेहतर ट्रांसपेरेंसी होगा, और जो डिलीवरी है उसकी इफिशियंसी आएगी, किसी को मतलब कि जो इसका लाभार्थी नहीं है उसको नहीं जाएगा, इसकी इफिशियंसी आएगी, ठीक है। और जो सबवेंशन है वो मंथली बेसिस पर सेटल किया जाएगा, कौन से, मंथली बेसिस पर, ठीक है। तो आपको ये मंथली बेसिस पे याद रखना है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटरनेट टाइमली मैनर, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो स्कीम है उसके बारे में हमने डिटेल देख लिया कि कौन से कंपोनेंट है इसमें, क्या क्या इसमें प्रावधान है, तो इसको हमने देख लिया। इसको आप मतलब कि एक बार जो पीडीएफ मिलेगी उससे नोट्स बना लीजिएगा, अगर कहीं से नहीं दिख रहा हो, छोटे हैं, तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपने जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको क्लियरली ये दिख जाएगा। बोर्ड पर शायद कुछ फॉन्ट है वो छोटे होंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। लगभग इस स्कीम से तो बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं अगर इस यहाँ से आएगा, क्योंकि हमने इसके सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको अच्छी तरीके से कवर किया है कि कौन से कंपोनेंट में क्या क्या डिटेल है। फर्दर जो डिटेलिंग है उस तक गए हैं। जो अपनी नेक्स्ट जो स्कीम है अपनी, एक जो शहरी जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके बारे में है, और एक स्कीम और है, तो उनको भी हम डिटेल में कर लेंगे एक बार और जो अपनी बजट के बाद में जो बाकी की 3 स्कीम है उनको कर लेंगे। इस तरह से जो अपनी 8 स्कीम है उसका वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम इसमें जो एमसीक्यूज है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो स्कीम है उनके बारे में। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जो क्लासेज होगी वो लाइव होगी, जिसमें आपको अगर कहीं डाउट हो उस स्कीम को तो हाथों हाथ कर लेंगे, और उनकी रिवीजन जो वीडियो है वो भी जो स्कीम्स की है उनको भी लेकर आएंगे, जिससे आपके जो 8 स्कीम है इससे जो पोटेंशियली लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो पार्ट भी है इसमें ये कवर करेगी, जो कि काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कम मैटर में ज्यादा अपने जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें अगर, तो हम इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, जिससे अपना जो यहाँ पर जो है 100% जो रिजल्ट आउटपुट मिले हमें कि जो हमने स्कीम्स तैयार की 8 इसमें से, तो अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जिससे जो हमारा जो 40 क्वेश्चन आएंगे बी पार्ट में, इसमें आपका जो टारगेट है वो 35+ रहना चाहिए, तभी श्योर सिलेक्शन होगा इसमें। क्योंकि 35 क्वेश्चन अगर श्योर होते हैं तो इसमें जो स्कीम्स है इसका बड़ा योगदान रहेगा, अगर आपको इसमें 100% इसमें अगर क्वेश्चन सही करते हो तो। बाकी पार्ट भी आपको विकास जी सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, जिसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है।